23 फरवरी की का दिन था। सुबह की फ्लाइट थी। 10:30 बजे लैंड हुई यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर। आखिरी दिन था इंटरनेशनल फ्लाइट या कोई भी फ्लाइट्स का यूक्रेन के ऊपर, और मैं और मेरा कैमरामैन मुस्तफा देगरमेंजी पहुंचे। हम मैं उससे कोई 1 महीने पहले आया था कीव एर्दोआन के साथ, सदर मुमलिकत तुर्की है। और इस बार मैं आया जब जंग के बादल बिल्कुल सामने खड़े थे। और एक हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट थी सारा फर्थ, जो वहां पे पिछले कोई 6 हफ्ते से थी। और उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। एक जंग के समय में अम, उसको अकेला छोड़ दिया गया, वो खुद ही अकेला छुड़ गई, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उन्होंने मुझे रिलीव करने के लिए सारा फर्द को भेजा कीव। और मैं कीव पहुंचा मुस्ता देरमेंजी के साथ, और हम सीधा गए होटल यूक्रेन। होटल यूक्रेन गए हम, तो हमने कहा कि उधर बड़ी और भी टीम्स मौजूद थी। तो हमने डिसाइड किया कि गाड़ी हमें मिल नहीं रही थी। हमने डिसाइड किया कि हम मारियोपोल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और मारियोपोल जाने के लिए हमने ज़पोरिज़िया का एक वो किया कि इधर हम पहुंचेंगे। एक शहर था डिनिप्रो के ऊपर, जो रिवर सॉरी नहर जो चलती है उसका। और ज़पोरिज़िया हमें मिली 9:30 बजे की फ्लाइट। उससे पहले मेरी मुलाकातें हुई कुछ ज़राए से कीव के अंदर, जिनसे मैं पहले मिल चुका था। 1 माह कबल मेरी पहली ट्रिप थी, 1 माह कबल जनवरी 2022 को यूक्रेन की। और 1 महीने बाद मैं पहुंचा 23 फरवरी को। तो मुलाकातें हुई। फिर हमने टैक्सी लेके हम पहुंचे एयरपोर्ट बोरिसपोल। और वहां से हमने एक एटीआर लिया, जो बेसिकली विंग्ड। और वो एटीआर लेके हम ज़पोरिज़िया हमने लैंड किया। दिलो दिमाग में बड़े उस वक्त ख्यालात थे। जंग किसी वक्त भी हो सकती थी। यूक्रेन के ऊपर जहाज शूट डाउन करना इतना कोई मसला नहीं था, पहले भी हो चुके थे। MH17 मेरे ख्याल से 2014 में, जो रशियन सेपरेटिस्ट अलायन ने गिराया था। तो खौफ था एक। खैर ज़पोरिज़िया पहुंचे, वहां पे हमने ली। शुक्र था खुदा के, क्योंकि उसके बाद गाड़ी मिलना एक नामुमकिन एक चीज थी। और उस गाड़ी की भी एक एक कहानी है, कथा है, जो सुनाऊंगा। तो ज़पोरिज़िया से हमने रेंट की, यूए रेंटल कंपनी का नाम था। और हम होटल पहुंचे, इन टूरिस्ट होटल। चेक इन किया, सो गया। और वो अपने कमरे में गया, मुस्तफा वो भी सो गया। और सुबह 4 बजे सायरन की आवाजें शुरू हो गई। और फिर कॉलें आना शुरू हो गई इस्तांबुल से कि हाँ भाई, क्या सीन है। तो एक अजीब 3-4 दिन ज़पोरिज़िया में गुजारे। और बमबारी जिस तरह करीब आना शुरू हुई, और ज़पोरिज़िया के अंदर ही कोई 40 मिनट की दूरी पर सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, एनेरदोर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी। चेर्नोबिल तबाह होने के बाद ये सबसे बड़ा ये था, और ये कैपेसिटी पे चल भी रहा था। तो एकदम सब चीजें चेंज हुई पूरे मुल्क में। और सर्दियों का मौसम था, पता नहीं था कौन किधर है। और उस होटल में हमारे साथ 3 ग्रीक जर्नलिस्ट ठहरे हुए थे। जैसे ही बमबारी करीब आना शुरू हुआ, और रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि ज़पोरिज़िया में हमने क्या रिपोर्टिंग की। तो मैं रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूँगा। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा उस वाक़ये के बारे में कि क्या एहसासात थे। तो जब बॉम्बिंग शुरू हुई, हमारे पास गाड़ी थी, औरों के पास गाड़ी नहीं थी। तो हमने 2 जो ग्रीक जर्नलिस्ट थे, उन्हें अपने साथ बिठाया। और उनको लेके हम रवाना हुए दिनिप्रो की तरफ। एक शहर था ऊपर, और दिनिप्रो के बाद हमने अलेक्जेंड्रिया का, किसी भी तरीके से जो रशियन एडवांस आ रहा था नीचे से, इसको अवॉइड करने के चक्कर में। और फिर हम अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, और फिर वहां से ड्राइव करते हुए हम ओमान पहुंचे। एक जगह थी UMAN। और उसके बाद हम पहुंच गए विनित्सा। विनित्सा इंटेलिजेंस हब है यूक्रेन का। और यहां से बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी आगे जाते हैं। और ये एक मिड पॉइंट एक तरीके से है कि आपका बहुत बहुत बड़ा एक शहर है, यानी मुल्क है यूक्रेन। घंटों आप ड्राइव करते रहे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त था, मगर हमले हो रहे थे।
जो रशियन से वो घुसे हुए थे, नॉर्थ से भी आ गए थे वो, इरपिन और बूचा की भी ऑक्यूपेशन हो रही थी। उसके साथ-साथ एक और बूचा से और इरपिन से निकला था एक दस्ता, जिसने जो हाईवे कनेक्ट करता है कीव को लिविव से, उसे भी काट दिया था। तो पता नहीं था कौन-कौन है। और इधर हम चारों बैठे हुए। अच्छा, विनित्सा हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे साथ जो 2 ग्रीक सहाफ़ी थे, वहाँ पे एक बस जा रही थी ग्रीक साइप्रस के। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये पूरे सदर्न यूक्रेन का के ऊपर एक ग्रीक इन्फ्लुएंस भी बहुत था। ग्रीक कम्युनिटीज़ ट्रेडिंग की वजह से हज़ार साल से ऊपर से यूक्रेन के शहरों के अंदर पाई जाती थी। जैसे ओडेसा के अंदर, जैसे मारियोपोल के अंदर बहुत ही कदीम ग्रीक कम्युनिटी और चर्चेज़ मौजूद थे। तो इसलिए ग्रीक का वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस था। और जिस जर्नलिस्ट के मैं साथ था, वो मारियोपोल से ही होके वापस आया था और ज़पोरिज़िया में ठहरा हुआ था, जिसको हम फिर विनित्सा में हमने छोड़ा। अच्छा, विनित्सा में हम कुछ दिन रुके, उसके बाद हमें इस दौरान टीआरटी की जो मैनेजमेंट थी वो भी चेंज हो गई। जैसे ही जंग शुरू हुई वैसे ही टर्किश प्रेसिडेंसी ने अपना कंट्रोल एक्सर्ट किया टर्किश रेडियो टेलीविजन की इंग्लिश सर्विसेज टीआरटी वर्ल्ड के ऊपर, और डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया फारतिन आल्तुन ने। इसकी कई वजूहात हुई, वजूहात थी, और बड़ा सेंसिटिव मोमेंट भी था, मगर इसका ये भी मतलब था कि जो मेरा डायरेक्टर न्यूज़ था, जिससे मैं डायरेक्टली डील कर रहा था कई साल से, जब से टीआरटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हम दोनों साथ ही चल रहे थे, और इवेंचुअली वो डायरेक्टर न्यूज़ था इस वक़्त अफ़गानिस्तान विथड्रॉल के अंदर भी, और ये यूक्रेन वॉर के अंदर भी। उसका नाम था एरमान युक्सेल। ज़बरदस्त आदमी, अल जज़ीरा का बैकग्राउंड था उसका, अभी भी है, यंग सा आदमी है, मुझसे कम उम्र है उसकी, मगर ही वाज़ अ थिंकर। और ही वाज़ अ स्मार्ट टर्क। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये स्मार्ट टर्क का जो अल्फाज ना, कि जो समझ सके दूसरी साइड को, जो जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो अब्सॉर्ब करने की सिचुएशन को, उसको स्मार्ट टर्क कहते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। मगर यूक्रेन के अंदर किस तरह प्ले आउट हो रहा था कि जैसे ही पुरानी रजीम जा रही थी, एक नई रजीम आ रही थी, और हम वहाँ पे एज़ ए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एक टर्किश जर्नलिस्ट के साथ, मुस्ताद एरमनजी जो मेरा कैमरामैन था, हम इस सिचुएशन के अंदर, इस जंग के अंदर हैं। सैकड़ों की तादाद में बैरियर्स आ गए थे और हर जगह पे आपकी तलाशी हो रही थी। किसी को नहीं पता कौन क्या है, हम ज़ुबान नहीं जानते थे, यूक्रेनियन या रशियन, और मगर एक चीज़ मदद की, टर्किश पासपोर्ट ने, क्योंकि बायराक्तार ड्रोन उस वक़्त। तो खैर एनीवेज़, और हम ट्रैवल करे करे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम रुकेंगे कहाँ। तो विनित्सा से हमने रुक किया कोई जंग शुरू होने के 5 दिन बाद, या 6 दिन बाद, कीव का। और ये पूरे सफर के अंदर आप इसको देख भी सकते हैं, इस कवरेज को, अगर आपको इंटरेस्ट हो। सायरन्स पे सायरन्स, जहां भी अटैक हो रहा है सायरन्स चल रहे हैं। कुछ नहीं पता सप्लाईज किधर हैं। रोड ब्लॉक पे रोड ब्लॉक लगा हुआ है, घंटे, यानी एक 3 घंटे का सफर 12-13 घंटे के अंदर जाके कंप्लीट हो रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम निकले विनित्सा से, और हमने रुक किया कीव का। एक सफर जो नॉर्मल दिनों के अंदर 4 घंटे का होगा, हमें लगे कोई 14 घंटे पहुंचने में। फास्टिव और रोड ब्लॉक्स और पता नहीं क्या कुछ हमने नहीं किया, कौन सी बैक एलीज मैंने और मुस्तफा दरमिंजी ने नहीं ली। कीव पहुंचने में, हम कीव पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे टर्किश जर्नलिस्ट मौजूद थे, और खुमेनेट्स्की होटल था, क्योंकि होटल यूक्रेन जो अब मुखालिफ, रशिया के मुखालिफ चेचन थे, उन्होंने, और दागिस्तानी थे वहां पे, उनको रखा हुआ था। और पूरा शहर एक तरीके से एक फोर्ट्रेस, एक जाल बना हुआ था। और हम वहां पे पहुंचे तो उधर एक जंग चल रही थी टर्क्स के दरमियान, और एक इन्फ्लुएंस के लिए टर्क्स के दरमियान एक जंग चल रही थी, जिसके अंदर जो फारुद्दीन आल्तुन का क्रू था वो अब आ गया था, और जो क्रू बाहर जा रहा था इब्राहिम एरन का, जिसके अंदर फातेह एर शामिल था, जिसके अंदर एरमान युक्सेल शामिल था, जिसके अंदर और दीगर और लोग शामिल थे, उस क्रॉस फायर के दौरान दरमियान मैंने अपने आप को पाया, और मुस्तफा दरमिंजी ने। और ज़ेलेंस्की का एक इंटरव्यू कंफर्म था, मगर ये नहीं पता था कि उस इंटरव्यू को कौन कर रहा है। तो
ख़ैर ये एक बहुत लंबी कहानी है और इसके ऊपर मैं एक और एपिसोड करूँगा कि ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू कैसे हुआ, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुआ। मगर मैंने कोई 85 दिन गुज़ारे यूक्रेन के अंदर। ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू भी किया आमने-सामने, उसकी क्लिप्स भी आप देख सकते हैं साइट पे। मैंने ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक्स यानी पहला जो ग्रेवयार्ड था रशियन टैंक्स का, जो बड़ा अटैक करके जो मारे गए थे, इरपिन और बूचा के दरमियान, वो कवर किया आप, वो भी देख सकते हैं जाके रिपोर्ट ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक्स टीआरटी करके। आप पहली जो मास ग्रेव थी यूक्रेन के अंदर, बूचा के अंदर चर्च के साथ, वो मैं उसके साथ खड़ा था, वो मैंने कवर की। ऐसे कई मैंने मैंने कोई 1.5 घंटे की एज़ोव ब्रिगेड के साथ जो एलिजेडली नियो नाज़ीज़ हैं, उनके साथ मैंने उनकी कवरेज की। बड़ी कहानियाँ निकाली, कोई 1.5 घंटे की पैकेज्ड कंटेंट मैंने प्रोड्यूस किया उस दौरान, उस जर्नी के दौरान। और मेरी आखिरी वो सिग्निफिकेंट जर्नी थी टीआरटी के लिए, जिसके बाद ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंसेस तब्दील हुए और वो कहानी भी एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मगर फ़िलहाल इतना ही, 1 साल की अब 1 साल क्या, अब कितने साल होने को आ रहे हैं, 3 साल होने को आ गए हैं, हो चुके हैं अब ये यूक्रेन की जंग को, और यकीन नहीं आता कि ये वाक़यात का एक विटनेस था मैं, मुझे देखने का मौका मिला, और बहुत उसने इम्पैक्ट भी किया मेरी ज़िंदगी को। मैंने अपनी सहाफ़त में यहाँ तक कि मैंने 3 अम, स्टेट रन एजेंसीज़ और एक सेमी स्टेट रन डॉन को अगर आप समझिए उनके लिए काम किया मैंने। सीबीसी, अल जज़ीरा और टीआरटी। पता नहीं क्या था कि मैंने अपने टर्म्स के ऊपर काम किया और कभी यानी अपनी ज़ुबान, अगर कोई ऐसी मुश्किल कहानी भी थी जो बयान नहीं हो सकती थी, उसको भी बयाँ करने की कोशिश की और ये रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट हुई। क्योंकि एक अच्छी स्टोरी को आप वो खुद ही अपने आप को एक बयान करती है अच्छी स्टोरी। आपको ज़्यादा अल्फ़ाज़ नहीं चाहिए उसे बयान करने के लिए, और वाक़ई में ये बड़ी मुश्किल कहानियाँ हैं क्योंकि इसके अंदर 90% तो आपको बता ही नहीं सकते कि क्या हुआ, कैमरे के पीछे, उस खबर तक पहुँचने के लिए। क्या जंग चल रही थी, अंदर और बाहर, और ऐसी कई जंगें चल रही थी क्योंकि इवेंचुअली एक इन्फ्लुएंस का ऑपरेशन, यानी एक कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जब तालिबान ने टेक ओवर किया, मैं ग्रीस में था और अगले दिन मैंने जहाज पकड़ के वापस हम इस्तांबुल जा रहे थे, मुझे जहाज के ऊपर कॉल आई एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर कि तुम अब काबुल पहुंच सकते कैसे पहुंच सकते हो। कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने का और लोग भाग रहे थे वहां से। और जब मैं इस्तांबुल पहुंचा तो इस्तांबुल के दफ्तर के अंदर एक जंग चल रही थी कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं थे, कोई सवाल नहीं थे। तो मुझसे कहा गया कि तुम कतर पहुंचो। मैंने कहा ये अगर होना है कतर से नहीं होना, ये होना है पाकिस्तान से। और पहले तोरखम के ज़रिए करने की कोशिश की, उस तरह नहीं हुआ, फिर और तरीकों से, फिर वर्ल्ड बैंक की एक इवैक्यूएशन फ्लाइट के ऊपर चढ़े और किस तरह चढ़े वो भी एक कहानी है, एक दास्तान है, और उधर पहुँचे क्या हुआ। तो कई लेवल्स पे ये जंग चल रही होती है, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो लिबिया में हो, जहाँ पे मेरा कैमरामैन भाग गया। बोस्नियन था, वो कहता मुझे पीटीएसडी हो रही है, मैंने सैरिजेवो सीज सर्वाइव की हुई है और उधर बमबारी हो रही थी। और मुझसे पूछा गया कि तुम क्या रह सकते हो? और मैंने कहा हाँ। और हम फ्रंट लाइन पे भी गए, जहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहे थे और वहाँ पे भी हमने कवरेज की। हम एमिराती ड्रोन अटैक कर रहे थे, चाइनीज़ ड्रोन्स यूज़ करके, इन पोज़ीशंस के ऊपर जो टर्किश और यूएन बैक्ड जीडीए की थी। तो कहानियाँ बहुत हैं, दास्तानें बहुत हैं और वक़्त है कम। लेकिन कोशिश जारी है। आप क्या समझते हैं? बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।